माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आज आप सबके सामने एक लेकर आया हूं बहुत मजेदार सा बहुत छोटा सा एक टॉपिक जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें नॉर्मली जैसे मान लो आपके घर में गेहूं हो, दाल हो, आटा हो, चावल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप जानते हो अगर वो एक पैन में रखा और उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे रखो तो वो गिरने लगता है, राइट। ये चीज नॉर्मली हमने ऑब्जर्व की है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एंगल हमें रीच हो चुका है जिसकी वैल्यू थीटा है, ये एक वेज का ये थीटा है, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा, राइट। अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स न्यू से ज्यादा होगी तो आपका ब्लॉक नीचे जाएगा, tan इनवर्स न्यू से कम होती है तो ब्लॉक नहीं जाएगा, इवन tan इनवर्स न्यू के बराबर भी होगी तो भी ब्लॉक धीमे 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 सरकता हुआ नीचे चला जाएगा। ऑल्दो कोई नेट फोर्स नहीं रहेगा बट वो बहुत धीमे धीमे नीचे जाता रहेगा। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन जिसके साथ ये डब्बा नीचे जाएगा। अब तुम एफ में से कोई भी वैल्यू रख देना 0 से 20 के बीच में। 10 आ रही है तो 20 माइनस 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, 5 है, 18 है, जो भी आ रही है उस हिसाब से वैल्यू रखते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आज आप सबके सामने एक लेकर आया हूं बहुत मजेदार सा बहुत छोटा सा एक टॉपिक जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन का जब एलिमेंट स्टार्ट होता है तब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कि आप अपने आसपास बहुत बार नोटिस करते हैं और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना काफी जरूरत है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ रिपोज पे रखा है या एक वेज का एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो आओ शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, बट आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए है। यहां पे हमें पता करना है व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है अप द प्लेन 60 न्यूटन के बराबर है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देके रखा हुआ है दैट इज 0.5 और यहां एंगल दे दिया 37 डिग्री। जितने लोग सॉल्व कर पाए इस सवाल को सॉल्व करना और कमेंट में अपना आंसर देना। मैं सही आंसर को लाइक करूंगा और कमेंट बैक करूंगा, और जितने भी बच्चों को समझ में नहीं आए, जो लोग सॉल्व ना करवाए, वो इस सेशन को एंड तक देखना, उसके बाद आप श्योर शॉर्ट इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे। तो आप बढ़ते हैं, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि हमें नॉर्मली जैसे मान लो आपके घर में गेहूं हो, दाल हो, आटा हो, चावल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप जानते हो अगर वो एक पैन में रखा और उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे रखो तो वो गिरने लगता है, राइट। ये चीज नॉर्मली हमने ऑब्जर्व की है। तो वो एक मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए, एक मिनिमम इंक्लिनेशन कितना देना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को जिससे कि वो अपने खुद के वजन के अकॉर्डिंग वो नीचे गिरने लग जाए। मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं ये बताऊं कि सपोज करते ही जमीन है, अब इस जमीन से मैंने कुछ एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहां पे एक डब्बा है। अब इस एंगल को मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। इस पोजीशन पे ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आता है जब ये ब्लॉक अपने वजन के अकॉर्डिंग नीचे सरकने लगता है। तो ये जो मिनिमम एंगल है, ये जो एक मिनिमम एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब उसकी वैल्यू ही हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो यहां पे मान लेते हैं, देखो यहां पे मान लेते हैं कि एक एंगल हमें रीच हो चुका है जिसकी वैल्यू थीटा है, ये एक वेज का। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या क्या केसेस बनेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पे आप देख सकते हो एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, ये थीटा है तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा, राइट। अब mg sin थीटा तो सर नीचे लग रहा है, तो ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं जाता। इसका नीचे ना जाने का रीजन सिंपल है कि पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यहां पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वही रोकता है इस ब्लॉक को नीचे जाने से। समझ रहे हो बात को, यही फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक को नीचे जाने से रोकता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स के साथ एक समस्या यह है कि इस फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है। हम सभी को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक लिमिट के अनुसार ही वर्क करता है, और जब तक फ्रिक्शन फोर्स लेसर देन एफएल होगा तब तक वो फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद फिर वो कांस्टेंट वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाता है। मतलब कि जब तक ये mg sin थीटा जो आप देख रहे हो ये इसकी लिमिट के अंदर होगा तब तक फ्रिक्शन पीछे लग के इसे बैलेंस करता रहेगा, लेकिन जैसे mg sin थीटा इसके ज्यादा हो जाएगा वैसे ही क्या होने लगेगा, ब्लॉक नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो हमें यहां पे क्या चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट वी वांट दैट द ब्लॉक शुड मूव। तो सिंपल सा एनालिसिस ये है कि फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउन द प्लेन, for the block to move down the plane
इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, जो mg sin थीटा है बेसिकली, जो mg sin थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट शुड ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है जो कि होगी FL, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो हां ब्लॉक बिल्कुल नीचे गिरेगा। अब अगर FL की वैल्यू की बात करूं तो FL कितना हो जाता है, FL होता है न्यू टाइम्स नॉर्मल, न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी, mg cos थीटा के बराबर। तो यहां प्लेस डाउन करो तो mg sin ऑफ थीटा शुड ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg cos ऑफ थीटा। mg से mg कैंसिल, तो यहां पे एक रिलेशन आ जाती है कि tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू, यानी थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स न्यू, tan इनवर्स न्यू। अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स न्यू से ज्यादा होगी तो आपका ब्लॉक नीचे जाएगा, tan इनवर्स न्यू से कम होती है तो ब्लॉक नहीं जाएगा, इवन tan इनवर्स न्यू के बराबर भी होगी तो भी ब्लॉक धीमे 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 सरकता हुआ नीचे चला जाएगा। ऑल्दो कोई नेट फोर्स नहीं रहेगा बट वो बहुत धीमे धीमे नीचे जाता रहेगा। तो अल्टीमेटली tan इनवर्स न्यू क्या है, ये tan इनवर्स न्यू ही मेरा, ये tan इनवर्स न्यू ही मेरा एंगल ऑफ रिपोज है। जो आप ये देख रहे हो ये एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या है, ये है मेरा tan इनवर्स न्यू के बराबर, ठीक है। सो व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज, बोथ डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स इज सेम, और तब ब्लॉक धीरे धीरे मूव होता रहेगा। चांसेस है कि वो धीरे धीरे चलता जाएगा, बट जैसे ही आपकी थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लग जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि ब्लॉक विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ब्लॉक विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा फंडा कि ब्लॉक नीचे की तरफ चलने लगेगा। अच्छा, अगर मान लेते थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से छोटी रहेगी तो इस सिचुएशन में, तो भाई सिंपल सा सिनेरियो ये है कि ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट, ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट। सिंपल मतलब अगर थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा तो ब्लॉक मूव करेगा, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से कम तो ब्लॉक जहां पे है वहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिपोज कॉन्सेप्ट इज, एंड आई थिंक आप सभी को यह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ चुका है। आओ अब कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं और एनालाइज करते हैं। सो यहां पे केस दिया हुआ है, डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ f की कुछ वैल्यूज दी है। पहली दी है 20 से 0 के बीच में, दूसरी दी है 60 से 20 के बीच में, तीसरी दी है 100 से 60 के बीच में, चौथी दी है ग्रेटर देन 100 न्यूटन। आओ समझते हैं क्या सिनेरियो होगा। तो यहां पे हमारे सामने एक वेज और ब्लॉक रखा हुआ है जिसमें वेज का जो मास दिया है और 10G दिया है, तो ऑब्वियसली नीचे के डायरेक्शन में 10G फोर्स लगेगा। इस 10G का एक कंपोनेंट यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां आएगा। ऑब्वियसली इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। ये वाला कंपोनेंट ये एंगल 37 हो जाएगा, तो 10G cos ऑफ 37 होगा, और ये इसकी बात करूं तो 10G sin ऑफ 37 होगा। अच्छा, 10G sin 37 होता है 3/5, तो 100 इंटू 3/5 आपका हो जाएगा 60 न्यूटन। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये 60 न्यूटन के बराबर है, और ये जो आप देख रहे हो ये किसके बराबर है, ये आपका 100 इंटू 4/5 ये 80 न्यूटन के बराबर है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 80 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है सर, ओके डन। मैं एक और चीज निकालना चाह रहा हूं यहां पे, और जो कि है लिमिट, जो कि है क्या, लिमिट। इन सारे सवालों में देखो, फ्रिक्शन के सारे सवालों में एक क्लैरिटी तो तब मिलती है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल दें। तो एफएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बताना, एफएल की वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सर एफएल सिंपल होता है, दैट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स नॉर्मल, न्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, इंटू नॉर्मल फोर्स जो कि 80 न्यूटन हो जाएगा। सो एफएल की वैल्यू सर यहां से आ रही है 40 न्यूटन के बराबर। बिल्कुल सही, एकदम सही बोला आपने एफएल निकाल दिया। एफएल की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 न्यूटन के बराबर। एफएल है 40 न्यूटन। अब देखो, अब मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। कैसे मजा आएगा बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला पार्ट करते हैं जिसमें 0 से 20 न्यूटन दिया हुआ है। पहला केस सॉल्व करते हैं। यहां पे रखा है ये वेज, यहां पे रखा है ये वेज, इस वेज पे जो 10 किलो का है, इस वेज पे नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स तो लग रहा है जो कि है 60 न्यूटन। बिल्कुल सर मान लिया, बिल्कुल मान लिया, डेफिनेट बात है, 60 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन की लिमिट हमें पता है, फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, 40 न्यूटन, ठीक है। और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स है, ऊपर के डायरेक्शन में जो ये एफ है, ये आप 0 से 20 न्यूटन तक लगा रहे हो। ये आप कितना लगा रहे हो, 0 से 20 न्यूटन तक। तो एक फोर्स मान लेते हैं, सपोज करते हैं 0 से 20 के बीच में 10 न्यूटन है।
एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 10 न्यूटन के बराबर है। अब 10 न्यूटन के बराबर है तो भाई नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया, यानी डब्बा नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगने लगेगा सर? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। और कितना लगेगा? 10, 20, 30 नहीं, जितना मैक्सिमम उतना लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 50 का है तो 50 की रिक्वायरमेंट नीचे है, ऊपर के 50 लग सकता है नहीं। लिमिट तो सर बस 40 की है। लिमिट कितनी है? लिमिट तो बस सर 40 की है। तो मैक्सिमम लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि है 40 न्यूटन। मैक्सिमम लग जाएगा 40 न्यूटन, और यहां पे F जो है 0 से 20 के बीच में। अब ये मैक्सिमम लगेगा, ये 60 नीचे है, तब भी 20 ऊपर चाहिए और इसको रेस्ट में रखने के लिए, लेकिन ये तो दिया हुआ है सर 0 से 20 के बीच में है। 0 से 20 के बीच में है, इसका मतलब क्या होगा कि सर डब्बा नीचे की तरफ ही जाएगा। ये F के साथ दिक्कत यह है कि F 20 से ज्यादा होना चाहिए था। अगर F 20 से ज्यादा होता, मान लेते F 20 से ज्यादा होता, मान लेते 30 होता, 60 नीचे तो 30 आता नीचे की तरफ, ये F की वैल्यू 30 हो जाती, इसे बैलेंस कर देता और तभी अपनी स्टैटिक रेंज में लगता। लेकिन अब तो ये अपने मैक्सिमम पे लग रहा है और यहां F 0 से 20 के बीच में है। सो पहले केस में जो आउटकम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? दैट द ब्लॉक विल मूव with an acceleration A in the downward direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन आप समझ रहे हो? डाउन द प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? डाउन द प्लेन की। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू होगी सर, नीचे 60 लग रहा है, ऊपर F लग रहा है, ऊपर F और 40, सो 60 माइनस F माइनस 40 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है? 10। 60 में से 40 चला जाएगा, कितना बचेगा सर? दिस इज गोइंग टू बी सिंपली 20 माइनस F बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन जिसके साथ ये डब्बा नीचे जाएगा। अब तुम F में से कोई भी वैल्यू रख देना 0 से 20 के बीच में। 10 आ रही है तो 20 माइनस 10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। 5 है, 18 है, जो भी आ रही है उस हिसाब से वैल्यू रख देना, समझ गए? पहला केस आई थिंक क्लियर है, पहला केस क्लियर है। अब चलते हैं सर दूसरे केस पे। तो दूसरा केस यहां बनाते हैं, सेकेंड केस ये रहा। वही वेज, वही डब्बे पे नीचे की तरफ वही 60 न्यूटन, डब्बे पे नीचे की तरफ वही 60 न्यूटन है कि नहीं? डब्बे पे नीचे की तरफ वही 60 न्यूटन। अच्छा, अब फोर्स ऊपर लग रहा है। फोर्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? फोर्स की वैल्यू सर यहां पे 20 से 60 के बीच में, 20 से 60 के बीच में है। 60 से छोटा होगा, 20 से ज्यादा होगा। अच्छा, तो यहां पे कोई भी वैल्यू मान लो 30 मान ली, 30 मान ली, 60 नीचे है, सो 30 ऊपर रिक्वायरमेंट है, 30 ऊपर रिक्वायरमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। 30 मान ली आपने 30 मान ली है, आपने 30 मान ली यहां पे। तो अब नीचे 60 है, ऊपर 30 है, और FL कितना दिया है? FL दिया है सर 40 न्यूटन का मेरे पास कॉर्पस है। 40 न्यूटन की मेरे पास अवेलेबिलिटी है। फ्रिक्शन ने बोला ठीक है भाई 30 तू लगा ले, 30 में लगा लूंगा, बिंदास इस 10 किलो को आराम से रेस्ट पे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या गेम बनेगा? फ्रिक्शन इससे बोलेगा चल भाई 30 तू लगा ले, बचा हुआ जितना है मैं लगा लूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिट कितनी है? 40 की। 40 के अंदर जितना तू बोलेगा उतना मैं लगा दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो सिंपल इस सिनेरियो में क्या होगा? इसमें मैक्सिमम कितना लग सकता है? 55, 59 तक लग सकता है, 59 लग सकता है। 59 भी ऊपर लगेगा तो 60 नीचे है, 1 न्यूटन फ्रिक्शन दे देगा। मान लो 21 भी लग रहा है, सबसे छोटा 21 लग रहा है, लिमिट आ रही 39 की, बोलेगा 40 है मेरे पास लिमिट, 39 ऊपर लगा दूंगा। सो अल्टीमेटली यहां पे गेम क्या बनेगा? अल्टीमेटली गेम यहां पे ये बनेगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा अपने स्टैटिक नेचर में रहेगा, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग, जितना रिक्वायरमेंट है उतना रहेगा। ब्लॉक जो रहेगा ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। समझ में आया? केस 2 क्लियर हुआ? हाँ सर। केस 3 करें? केस 3 करते हैं, आओ केस 3 करते हैं। केस 3 क्या है? 60 से 100 के बीच में फोर्स लगा रहे हो, 60 से 100 के बीच में, आ जाओ कोई नहीं। ये रहा ये डब्बा, इस डब्बे पे वही 60 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन कैपिटल F ऊपर लगा रहे हो। अब कैपिटल F ऊपर लगा रहे हो तो क्या जा रहे हो
भाई तुम 60 से 100 के बीच में जा रहे हो, तुम 60 से 100 के बीच में, तुमने इसको भी पार कर दिया, तुम 70-80 पे चले गए, मान लेते तुमने 80 लगा दिया, मान लेते तुमने 80 लगा दिया, अब तुमने 80 लगा दिया तो क्या? फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं तो देख भाई जहां मोशन होगा उसको अपोज करूंगा, तो मैं अब नीचे लगूंगा। मूर्ख है वो लोग जो सोचते फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ नीचे लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी कहां बन रही है? ऊपर की तरफ। और कितना लग जाएगा? 80 में से 20 गया, 20 ऊपर है तो एफ बोलेगा भाई 20। एफ बोलेगा मेरी 40 की लिमिट है, तू मैक्सिमम 100 तक कर ले, तूने 100 कर लिया तो 60 + 40 मिलके तेरे को रोक लेंगे, और ये जो लिमिट है ये 60 से 100 तक है, मतलब ये 100 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, 99.9999 पे रह जाएगा। तब तक फ्रिक्शन बोलेगा टेंशन नॉट 60 न्यूटन ब्रदर, आई विल बी देयर। इस भाई को बोलेगा ब्रदर डोंट वरी आई एम देयर, हम दोनों मिलके इसको रेस्ट पे रख लेंगे, हम दोनों मिलके इसको रेस्ट पे रख लेंगे। तो इस सिनेरियो में भी क्या होगा? इस सिनेरियो में भी क्या होगा? इस सिनेरियो में सिंपल सा केस ये होगा कि एफ जो रहेगा वो अपनी स्टैटिक नेचर में रहेगा, सेल्फ एडजस्टिंग मोड में रहेगा, और ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट, ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट विथ फ्रिक्शन acting down the incline, incline में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है? चौथा भी बता दो सर, फिर आओ फोर्थ भी कर लेते हैं, दूसरा कर लिया, तीसरा कर दिया, चौथा भी कर देते हैं। चौथा क्या है? चौथा है सर एफ की वैल्यू 100 से बढ़ा दी, एफ की वैल्यू 100 से बढ़ा दी, वापस बनाते हैं सर वेज और ब्लॉक, वापस बनाते हैं वेज और ब्लॉक। ये लग रहा है सर इधर की तरफ तो 60 न्यूटन अनअवॉइडेबल, ऊपर लग रहा है फोर्स, और आपने 100 से बढ़ा दिया, आपने 100 से ज्यादा कर दिया, 120 कर दिया, 120 ऊपर लग रहा है, 60 इधर लग रहा है, रिक्वायरमेंट ऊपर की तरफ 60 एक्स्ट्रा आ रहा है। फ्रिक्शन बोलेगा भाई मेरी तो 40 की लिमिट है यार, मेरी तो 40 की लिमिट है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? मैं तो देख भाई जितना मैक्सिमम उतना कर सकता हूं, 60 मेरे भाई, मैं 40 ही लग सकता हूं, अब बाकी भगवान भरोसे। ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाएगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाएगा। इस सिनेरियो में क्या होगा? एफ अपना काइनेटिक रेंज में रहेगा और ब्लॉक विल बिगिन टू एक्सेलरेट, ब्लॉक विल बिगिन टू एक्सेलरेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और किस एक्सेलरेशन के साथ? एक ही वैल्यू हो जाएगी भाई, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? F -60 -40 डिवाइडेड बाय 10, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F -100 डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी F की एक्सेलरेशन की वैल्यू। समझ में आया आप लोगों को? चारों केसेस यहां पे मैंने आप लोगों के सामने बताए हैं, चारों के चारों केसेस। इसमें ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, इसमें एक्सेलरेट करेगा, इन दो सिचुएशन में रेस्ट पे रहेगा। पहली और चौथी पे एक्सेलरेट करेगा, बीच की दोनों में रेस्ट पे रहेगा। अब देखो नीट में सवाल कैसे आ सकता है? नीट में सवाल आ सकता है कि इफ एफ इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 60 न्यूटन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? उसमें चार ऑप्शन दे सकते हैं। पहला दे सकते हैं ब्लॉक कैन स्टे एट रेस्ट, दूसरा दे सकते हैं ब्लॉक कैन एक्सेलरेट, ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन यहां पे डाउन द प्लेन होगी। तीसरा दे सकते हैं ब्लॉक कैन एक्सेलरेट अप द प्लेन, ठीक है, ब्लॉक कैन एक्सेलरेट अप द प्लेन। और चौथा दे सकते हैं बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑब्वियसली बोथ 1 and 2 आर करेक्ट और तीसरा वाला गलत है, राइट? सो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा बीच में गलत हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए। कोई हेवी कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, बस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मल रिएक्शन पता करके सबसे पहली जो चीज पता करनी चाहिए थी हमें, वो ये पता करनी चाहिए थी, ये अगर हमें एफएल पता चल जाता है, अगर हमें एफएल पता चल गया, तो एफएल पता चल जाता तो बाकी काम निकालना बड़ा सरल था, कोई टफ काम नहीं था। बस एफएल अगर हमें पता है ना, अगर हमें एफएल पता है, हमें एफएल सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एफएल पता है तो हमें बहुत पिक्चर क्लियर हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई सिचुएशन चलेगी कैसे। समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे आपका यही गेम था। आई सपोज आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और इसी के साथ हम इस सेशन को अब क्लोज करेंगे। एंड आई थिंक थ्रू आउट द सेशन आप लोगों ने काफी अच्छे पॉइंटर समझे होंगे एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड और कुछ बढ़िया सवाल से रिलेटेड। ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ और अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो। We are listening to all of your comments. I'll meet with you guys in the next session. Till then, thank you and bye-bye.